चलिए सिर्फ 5 मिनट में इतिहास के एक सबसे बड़े तूफान से गुजरते हैं, फ्रांसीसी क्रांति। ये एक ऐसा दौर था जिसने दुनिया की शक्ल ही बदल कर रख दी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि हजारों के हजारों लोग एक विशाल मजबूत किले को अपने हाथों से ईंट दर ईंट गिराने पर उतर आए? इसी रहस्य को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जरा उस दिन में चलते हैं, 14 जुलाई 1789। पेरिस की गलियों में ना एक अजीब सा डर फैला हुआ है, एक अफवाह कि राजा अपनी ही जनता पर हमला करने वाला है। और ये कोई छोटी मोटी भीड़ नहीं थी। सोचिए, करीब 7,000 आम नागरिक एक जन सेना बन गए। उन्हें हथियार चाहिए थे, और हथियार कहाँ मिलेंगे? बैस्टील में, वो कुख्यात जेल जो राजा के जुल्म का, उसकी तानाशाही का सबसे बड़ा निशान थी। तो बैस्टील का गिरना तो बस एक चिंगारी थी, लेकिन इस धमाके को ठीक से समझने के लिए हमें उस बारूद के ढेर को देखना पड़ेगा जिस पर 18वीं सदी का पूरा फ्रांस बैठा हुआ था। तो देखिए, उस वक्त का फ्रांस का समाज ना 3 हिस्सों में बटा हुआ था, जिन्हें एस्टेट्स कहते थे। पहले 2 एस्टेट्स यानी पादरी और बड़े बड़े अमीर लोग पूरी आबादी का सिर्फ 3% थे, सिर्फ 3%। लेकिन मजे की बात यह थी कि देश की ज्यादातर जमीन और सारी की सारी ताकत इन्हीं के पास थी। और बाकी के 97% लोग, किसान, मजदूर, व्यापारी, सब के सब बेचारे तीसरे एस्टेट में। और ये बंटवारा भयंकर रूप से अन्यायपूर्ण था। जरा सोच कर देखिए, 97% लोग जिनके पास कुछ भी नहीं था, वही सरकार और चर्च को सारे के सारे टैक्स दे रहे थे। और वो अमीर लोग जो 60% जमीन के मालिक थे, वो लगभग कोई टैक्स नहीं देते थे। मतलब सारा बोझ आम जनता पर। अब इस नाइंसाफी के ऊपर एक और बड़ी मुसीबत आ पड़ी थी। देश का खजाना खाली हो चुका था, देश दिवालिया हो रहा था। अमेरिका की क्रांति में पैसा लगाकर फ्रांस पर 3 अरब लिवरे का भारी भरकम कर्ज चढ़ गया था। तो राजा का हल क्या था? अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, आम जनता पर और भी ज्यादा टैक्स लगा दो। और ठीक इसी माहौल में आज़ादी, बराबरी, ऐसे नए नए विचार हवा में फैल रहे थे। जॉन लॉक, रूसो, इन जैसे विचारकों की बातें लोगों तक पहुंच रही थीं। और अब लोग सवाल पूछने लगे थे कि भाई, किसी को सिर्फ जन्म से ही इतने सारे अधिकार क्यों मिले? सरकार को हमारी बात क्यों नहीं सुननी चाहिए? तो माहौल तो एकदम तैयार था, बारूद बिछ चुका था, बस एक चिंगारी की देर थी। और कुछ घटनाओं ने वो काम कर दिया। और इसके बाद तो हालात इतनी तेजी से बदले कि यकीन करना मुश्किल है। 1789 की गर्मियों में ही, कुछ ही महीनों के अंदर, सदियों पुरानी व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। देखिए, मई में राजा ने टैक्स के लिए मीटिंग बुलाई। जून आते आते तीसरे एस्टेट ने खुद को ही देश की असली सरकार, नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और फिर जुलाई में बैस्टील पर धावा। ये एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक पल था। हुआ ये कि जब राजा ने उन्हें मीटिंग हॉल से बाहर निकाल दिया, तो ये सब पास के एक टेनिस कोर्ट में जमा हो गए। और वहां उन्होंने कसम खाई कि जब तक फ्रांस के लिए एक नया संविधान नहीं बना लेते, वो हटेंगे नहीं। ये ऐलान था कि अब सत्ता राजा की नहीं, जनता की होगी। बैस्टिल के गिरने और इस टेनिस कोर्ट की शपथ के बाद क्रांति एक बिल्कुल नए और कहीं ज्यादा खूनी दौर में चली गई। ये वो दौर था जो फ्रांस को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और इसी के साथ फ्रांस में 1000 साल से चली आ रही राजशाही का अंत हो गया। राजा लुई 16वें ने दिखावा तो किया कि वो नया संविधान मान रहा है, पर पीठ पीछे वो देश से भागने की तैयारी कर रहा था। और जब वो पकड़ा गया, तो लोगों का बचा खुचा भरोसा भी खत्म हो गया। 21 जनवरी 1793 को देशद्रोह के जुर्म में उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तो अब जब राजा नहीं रहा, तो सत्ता किसके हाथ में आई? जैकोबिन्स के। ये एक कट्टरपंथी पॉलिटिकल ग्रुप था, और उनका लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे, एक ऐसा आदमी जो क्रांति को उसकी इंतहा तक ले जाने वाला था। रोबेस्पियर का जो दौर था ना, वो बड़े विरोधाभासों से भरा है। एक तरफ तो उसने फ्रांस के कब्जे वाले इलाकों में गुलामी खत्म करने जैसा शानदार काम किया, लेकिन दूसरी तरफ उसने आतंक के राज की शुरुआत की। एक ऐसा दौर जहां हजारों लोगों को सिर्फ शक की बना पर गणतंत्र का दुश्मन बोलकर गिलोटिन से मौत के घाट उतार दिया गया। और देखिए विडंबना कि जिस आतंक को उसने शुरू किया था, आखिर में वो उसी का शिकार बन गया। रोबेस्पियर इतना क्रूर हो गया था कि उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ हो गए, और जुलाई 1794 में उसे भी उसी गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। रोबेस्पियर की मौत से आतंक का राज तो खत्म हो गया,
लेकिन फ्रांस में उथल-पुथल अभी भी बाकी थी। तो चलिए अब देखते हैं कि सालों की इस अफरा-तफरी के बाद आखिर हुआ क्या। देखिए, इस क्रांति ने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी दुनिया में महसूस की जाती है। इसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे महान विचार दिए। तानाशाही खत्म हुई, सेंसरशिप हटी, लेकिन इस सब के बीच एक राजनीतिक खालीपन भी पैदा हो गया था। एक ऐसा खालीपन जिसे भरने के लिए एक नया, बहुत ताकतवर चेहरा सामने आने वाला था। आतंक के राज के बाद एक 5 लोगों की कमेटी ने फ्रांस पर राज किया, जिसे डायरेक्टरी कहते थे, पर वो आपस में ही लड़ने में लगे रहते थे। उनकी इस कमजोरी ने एक मौका दिया एक नौजवान और बहुत ही काबिल जनरल को, नेपोलियन बोनापार्ट, और 1804 आते आते उसने सारी ताकत अपने हाथ में ले ली और खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। तो हम घूम फिरकर उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या ये क्रांति कामयाब हुई या क्या इसने सिर्फ एक राजा को हटाकर उसकी जगह एक सम्राट को बिठा दिया? देखिए, इसका कोई आसान सा जवाब नहीं है, पर शायद इसी सवाल को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश में ही इतिहास के सबसे बड़े सबक छिपे हैं। और यही वो बात है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है।